प्रिय छात्राओं, आज मैं आपको निबंध साहित्य के इतिहास के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि निबंध गद्य लेखन की एक विधा है और गद्य लेखन की इस विधा का प्रादुर्भाव आधुनिक काल में हुआ है। निबंध लेखन को समझने से पहले निबंध किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जान लेना उचित होगा। निबंध अर्थात बंधा हुआ। जब हम अपने भाव विचारों को एक सूत्र में तारतम्य से बांधते हैं, क्रमवार बांधते हैं, तब वह रचना प्रक्रिया निबंध कहलाती है। निबंध के लिए विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, पर अधिकतर निबंध लेखन में निबंध के संज्ञा के रूप में निबंध का ही प्रयोग किया जाता है। इसके पर्यायवाचियों का प्रयोग हमें कम देखने को मिलता है। निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखी है कि यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध की परिभाषा बाबू गुलाब राय ने भी दी है। उन्होंने कहा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक निजीपन, स्वच्छंदता और सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संपदा के साथ किया जाता है। तो इस तरह से अनेक रचनाकारों ने, अनेक विद्वानों ने निबंध को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जब हम निबंध साहित्य के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा संस्कृत और थोड़ा सा जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें भी विचरण करके आना पड़ेगा। संस्कृत साहित्य में जब भी हम अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करते थे और उस अभिव्यक्तिकरण के दौरान जो भावों की तारतम्यता, चाहे हम गद्य में अभिव्यक्त करें चाहे हम पद्य में अभिव्यक्त करें, तो वो निबंध ही कहलाती थी। संस्कृत काल में जो निबंध की परिभाषा थी, आधुनिक युग में निबंध की परिभाषा उससे नितांत अलग है। संस्कृत काल में निबंध को परिभाषित करने के लिए अगर हम एक श्लोक के माध्यम से उसे देखना चाहें तो श्री भरद्वाज जी द्वारा लिखित न्यायवर्तिका में ये श्लोक है कि यदक्ष पाद प्रवरो मुनीनाम कामाय शास्त्र जगतो जगात कुतार्किका ज्ञान निवृत्त हेतु करिष्यते तस्य मया निबंधा। यानी कि दक्ष पाद नामक ऋषि जो थे उन्होंने श्रेष्ठ अक्षपाद नामक ऋषि जो थे उन्होंने इस जगत की कल्पना के लिए शास्त्र का प्रणयन किया और बहुत बड़े न्यायशास्त्री थे अक्षपाद। तो उन्होंने इस सृष्टि की जो है वो सृष्टि को ज्ञान देने के लिए जिस शास्त्र का प्रणयन किया और उसके बाद कुतर्कवादियों द्वारा उसकी निवृत्ति हेतु जो रचना मैंने की उसे निबंध कहते हैं। ये भरद्वाज ऋषि ने लिखा है, इसलिए मैंने का मतलब यहाँ पर भरद्वाज ऋषि का होता है। इस तरह से ज्ञात होता है कि संस्कृत काल में पद्य एवं गद्य दोनों ही जो हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम थे वह निबंध कहे जाते थे। ये परंपरा हमको द्विवेदी युग के प्रारंभिक काल तक, यानी सरस्वती प्रकाशन के प्रारंभिक काल तक हमको ये परंपरा देखने को मिलती है, परंतु सरस्वती के ही उत्तरार्ध प्रकाशन काल में निबंध की परिभाषा एकदम अलग हो जाती है। एकदम अलग क्यों हो जाती है ये अभी हम आपको बताएंगे। जो अभी हमने आपसे कहा कि हमको दोनों ही जगह विचरण करके आना पड़ेगा, थोड़ा संस्कृत में भी, थोड़ा सा पाश्चात्य साहित्य में भी। ये अलग होने का कारण कहीं ना कहीं पाश्चात्य साहित्य रहा है। जो आधुनिक युग का जो निबंध आजकल हम पढ़ते हैं
वो संस्कृत साहित्य और पाश्चात्य साहित्य दोनों ही परंपराओं को अपने में आत्मसात किए हुए है। उसने वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय है और उसमें अंग्रेजी साहित्य से की परंपरा भी मिलती है। संस्कृत परंपरा का जो गहन चिंतन है और आधुनिकता बोध, ये सभी कुछ हमें आधुनिक निबंध में देखने को मिलते हैं। श्री लक्ष्मी सागर वासर्णिय ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य में लिखा भी है कि निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। नितांत आधुनिक रूप है अर्थात ये कहीं न भी किसी भी प्रकार से संस्कृत साहित्य के निबंध से पूर्णतः मिलता नहीं है। यदि हम निबंध की पश्चिमी परंपरा को लें तो प्रथम निबंधकार के रूप में फ्रेंच साहित्यकार मॉन्टेन का जिक्र आता है और अंग्रेजी में प्रथम निबंधकार के रूप में हम लॉर्ड बेकन को देखते हैं। मॉन्टेन ने निबंध में आत्माभिव्यक्ति को महत्व दिया और बेकन ने इसे बिखरा हुआ चिंतन बताया। बिखरा हुआ चिंतन यानी डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा है। समयानुसार विद्वान आते गए और चिंतन की धारा भी बदलती गई। चिंतन की धारा ज्यों ज्यों बदलती गई त्यों त्यों सबने अपने अपने हिसाब से निबंध की परिभाषा भी गढ़ी और उसमें कुछ परिभाषाएं मैं आपके सामने पाश्चात्य विद्वानों की रखती हूँ। जॉनसन ने इसे मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना और अभिव्यक्ति तथा अपरिपक्व रचना कहा। स्मिथ ने इसे रचनाकार के मन स्थिति पर आधारित बताया। तो W.H. हडसन ने विषय को तो वस्तुपरक माना पर निबंध में आत्माभिव्यक्ति को बहुत ही महत्व दिया। अर्थात जो व्यक्ति निबंध लिख रहा है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उस निबंध में ज़रूर प्रदर्शित होता है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है इंग्लिश की उसमें जो निबंध की परिभाषा दी हुई है उसका भी जिक्र कर देना अति अनिवार्य हो जाता है। उसको पहले मैं अंग्रेज़ी में पढ़ती हूँ, फिर मैं आपके लिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करती हूँ। A composition of moderate length on any particular subject or branch of a subject originally implying want to finish but now said of a composition more or less elaborate in style though limited in range। अर्थात किसी विषय या विषय की शाखा का संतुलित मध्यम आकार का विचार जो पूर्ण होना चाहता है परंतु जिसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है निबंध कहलाता है। तो इस तरह से एक परंपरा हमको पश्चिम से भी पूरी की पूरी यहाँ पर आई, लेकिन ये इसको हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 19वीं शताब्दी में भी के पूर्वार्ध में भी रोमांटिसिज्म जब पाश्चात्य जगत में प्रभावी हुआ तो उस समय विलियम हेज़लिट और चार्ल्स लैम अच्छे निबंधकार हुए। विक्टोरिया युग जब आया तो भी निबंध लिखे गए, लेकिन बहुत ही गहन चिंतन के निबंध लिखे गए। उस समय इनका उतना महत्व नहीं हुआ, परंतु आज के युग में जब हम कभी क्लिष्ट निबंधों को ढूंढने जाते हैं तो हमें इस युग के निबंधकार मैकाले, कार्लाइल, रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड ये सभी मिलते हैं। 1850 के उपरांत R.L. स्टीवेंसन 20वीं शताब्दी में E.W. लुकास, गार्डिन्स, बेलाक आदि प्रसिद्ध निबंध लेखक हुए। अब हम आते हैं कि 1850 के बाद बहुत कुछ भारतीय साहित्यकारों पर भारतीय साहित्यकार पाश्चात्य साहित्य को पढ़ने लगे थे और पढ़ते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ग्रहण भी की थी। बहुत सारी हिंदी की गद्य विधाएं भी हमने पाश्चात्य से ग्रहण की थी जिसको अपने हिसाब से हमने अपने स्वरूप में ढाला है। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार कक्षाओं में बताया है कि आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने गद्य की अनेक रचनाओं का सूत्रपात किया। उसी में से निबंध भी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसका उन्होंने सूत्रपात किया और इन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरणा दी कि निबंध की रचना में वह प्रवृत्त हों। क्योंकि निबंध के माध्यम से लोग अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, एक संपूर्ण विचार अभिव्यक्त करते हैं और उस संपूर्ण विचार के अभिव्यक्तिकरण के साथ साथ वो लोगों को बहुत प्रभावित भी करते हैं।
तो भारतेंदु जी ने निबंध को एक सशक्त माध्यम माना। इस युग में जन समुदाय के साथ साहित्य भी नवीन चेतनाओं के साथ विकासोन्मुख था। अतः पत्र पत्रिकाओं में इस युग के लेखकों ने सामाजिक समस्याओं और इतिहास, विज्ञान आदि से संबंधित निबंधों का सृजन किया। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं तो थे ही, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघंस, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल, विष्णुलाल आदि सभी थे। इन्होंने विषय के रूप में राजनैतिक निबंधों को उठाया, सामाजिक सुधार की बातें की, आत्माभिव्यक्ति भी की और हिंदी गद्य के परिमार्जन पर भी जोर दिया। इसके बाद में आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को हम निबंध का स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे निबंधकार, या यूँ कहिए कि विषय वस्तु का विस्तार जो मिला वो निबंध को द्विवेदी युग में ही मिला। यद्यपि शुक्ल युग को भी स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन शुक्ल युग में स्वयं शुक्ल जी ही एक बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर थे। निबंध के 4 जो भाग किए जाते हैं उसमें निबंध के इतिहास को अगर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आता है। अगर उसको शुक्ल युग कहें तो उसमें कुछ रचनाकार शुक्ल द्विवेदी युग के आ जाते हैं और कुछ रचनाकार उसमें हमें छायावाद युग के मिल जाते हैं। तो वो जो शुक्ल युग बनता है निबंध रचना के क्षेत्र में, वो भी एक महत्वपूर्ण युग बनता है। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं हैं ही, माधवराव सप्रे, लाला भगवान दीन, काशी प्रसाद जायसवाल, मिश्र बंधु, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये सभी मिलते हैं जिन्होंने निबंध पर अपने निबंध लेखन को बहुत ही सुंदर रूप स्वरूप प्रदान किया, भाषा का परिष्कार किया। सारे लोगों के निबंध लगभग सरस्वती पत्रिका में छपते थे और उसके अलावा उनके अपने संकलन भी हैं जो बाद में प्रकाशित हुए हैं। तो उसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग में बहुत अच्छे रचनाकार हुए हैं और शुक्ल जी स्वयं निबंध के बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर कहे जाते हैं। गंभीर चिंतन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मनोभावों पर इन्होंने निबंध लिखे हैं, काव्यशास्त्र पर इन्होंने गंभीर चिंतन किया है। मनोभावों में करुणा, क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, श्रद्धा और भक्ति सभी पर इन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में इनके निबंध संकलित हैं जो आप लोग पढ़ते हैं और कभी कभी सिंगल निबंध के रूप में भी पाठ्य पुस्तक में आपने इनके निबंधों को ज़रूर पढ़ा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य निबंधकार हैं उसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर संपूर्णानंद पांडे, बेचन शर्मा उग्र, सतगुरु शरण अवस्थी, जैनेन्द्र, पंडित विश्वनाथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर अज्ञेय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र, नगेंद्र, अमृतलाल नागर, अमृत राय आदि सब इस युग के निबंधकार कहे जाते हैं। इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में विषय और विस्तार मिला, चिंतन को और भी व्यापकता मिली। विषयनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ निबंध लिखे जाने लगे। इस युग के प्रमुख रचनाकारों में रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, विष्णुकांत शास्त्री, शरद जोशी, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली आदि निबंधकार हमें मिलते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि निबंध जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि निबंध जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध होते हैं। जब भी हम निबंध लिखने चलते हैं तो 3 उसके भाग हमें करने पड़ते हैं। प्रथम प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत अच्छी होनी चाहिए जो व्यक्ति को विषय के संदर्भ में सूचित करते हुए उसको पढ़ने के लिए बाध्य कर दे, इस प्रकार की मनमोहक प्रस्तावना लिखनी चाहिए। फिर मध्य भाग होता है। मध्य भाग में आप संपूर्ण विषय का विस्तार करते हैं, विभिन्न विभिन्न हेडिंग्स डाल करके संपूर्ण विषय का विस्तार आप मध्य भाग में करते हैं। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि कई बार उपसंहार में पढ़ करके ही
ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि निबंध के माध्यम से आप वास्तव में कहना क्या चाहते थे। तो इस तरीके से निबंध को हम पढ़ते और परिभाषित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय चीज़ें हैं जो भी आपको इस समय जान लेना अनिवार्य है, तो उस दिशा में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रथम निबंध लेखक के रूप में यूँ तो भारतेंदु जी का नाम आता ही है, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है और भारतेंदु युग में प्रायः हर निबंधकार पत्रकार भी था, ये भी आपको जान लेना अनिवार्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है, ये भी आपको जान लेना अनिवार्य है। दोनों बहुत ही अच्छे रचनाकार थे। स्टील और एडिसन पाश्चात्य धारा के। अंबिका दास व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ है और प्रताप नारायण मिश्र, जिनका बात निबंध आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उनके निबंध प्रताप नारायण ग्रंथावली में संग्रहित हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी में प्रकाशित हुए थे। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हमने आपको बता ही दिए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध रसज्ञ रंजन में संग्रहित हैं। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी जी के युग में ही लिखे गए हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको स्मरण रखनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, तो उनको आचार्य की संज्ञा किसने दी, ये भी आपके लिए जान लेना अनिवार्य है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा उन्हें आचार्य की संज्ञा दी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार वीथी और चिंतामणि भाग 1 और 2 में प्रकाशित हैं। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय रचनावली के 3 खंड में इनके निबंधों का संकलय है। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठेले पर हिमालय एक संग्रह है जिसमें इन्होंने यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्दचित्र, ये सभी इनके संकलित हैं। योगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था, ये भी आपको जान लेना अनिवार्य है। अज्ञेय जी का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु और स्मृति छंदा निबंध संग्रह का प्रकाशन अज्ञेय प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु है। उनका द्वितीय जो निबंध संग्रह है स्मृति छंदा, ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय जी के ने ललित निबंध सबरंग कुट्टी चातन नाम से लिखे हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना अनिवार्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आलोक पर्व को वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत सर्वोच्च पुरस्कार है, हिंदी ज्ञानपीठ के बाद का ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पाता है अपने को धन्य मानता है। इनको 1973 में अशोक पर्व के लिए मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को भी यही पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिकोण से देखा है और उसका वर्णन किया है। महादेवी वर्मा छायावादी रचनाकारों में एक स्तंभ के रूप में मानी जाती हैं। विद्यानिवास मिश्र का संरचनात्मक निबंध भाई अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं।
आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध संग्रहित हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह बकलम खुद लिखा है। रमेश चंद्र शाह नई पीढ़ी के प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं और इनके ललित निबंध को आत्म निबंध कहा जाता है। कुछ निबंधकार और उनके निबंधों के नाम भी आपको जान लेना अनिवार्य है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, संगीत सार, जातीय संगीत, ये सब निबंध रहे हैं उनके। और इसी युग के दूसरे रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, जिसको अभी हमने कहा था कि ये इस युग के सशक्त हस्ताक्षर हैं और इनको कई लोग प्रथम निबंधकार भी मानते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश। इस तरीके के इनके कई सामाजिक निबंध हमें देखने को मिलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के साथ साथ इस युग के रचनाकारों में जो बहुत प्रमुख रचनाकार हैं उनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं। इनके मैं 2-3 निबंध आपको बता देती हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे, जनकस्य दंड, वैदिक देवता, रसज्ञ रंजन, बहुत प्रमुख इनका बहुत प्रसिद्ध संग्रह है। बालमुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठे और खत, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, आप सभी ने पढ़ा होगा। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त जोगी व्हिटमैन, पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध हैं। योगी हरि का तरंगणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे और मेरी हिमाकत, ये सब प्रमुख निबंध हैं। इसके अतिरिक्त और निबंधकारों में रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है। मिट्टी की ओर, अर्धनारेश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, अज्ञे जी बहुत अच्छे निबंधकार हैं। उनके निबंधों में त्रिशंकु, सब रंग, कुछ राग, आत्मनेपद, आलबाल, रामविलास शर्मा का नाम अगर लें तो प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य और समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, ये सब इनके निबंध हैं। तो इस तरीके से अनेक निबंधकारों के निबंध और उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत बताया आपको। यद्यपि बहुत सारे निबंधकार हैं, 200-300-400 निबंधकारों के सभी निबंधों का नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, फिर भी जो महत्वपूर्ण निबंधकार थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त जो भी समस्या हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।